नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज रीट के अंदर अपने क्लास नंबर है 34 और आज जो टॉपिक अपने लेने वाले हैं उसका नाम है सौरमंडल। ठीक है, तो ये सौरमंडल से एक दो प्रश्न जो है पेपर में पक्का पक्का पूछे जाते हैं और सौरमंडल की पूरी एक यूनिट है, मतलब कि इसका एक अलग यूनिट के रूप में अपने को जो है सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो प्रश्न किसी भी टॉपिक से पूछे या ना पूछे, यहाँ से दो प्रश्न आपके पक्के हैं। और आज की क्लास के अंदर पूरे की पूरी जितनी भी वन लाइनर जो है सौरमंडल में बनते हैं वो सभी की सभी अपने इस क्लास के अंदर वो कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, सौरमंडल के अंदर जैसा कि आपको पता है कि प्लेनेट होते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं कि दूरी के क्रम में, मतलब धरती से दूरी के क्रम के अंदर जो है इनका क्रम क्या रहता है। देखो, सबसे जो पास में है वो क्या है, ठीक है, सबसे पास में है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। ठीक है, इस तरीके से आगे ग्रह दिए गए हैं। लेकिन इसको याद किस तरीके से करेंगे, देखो देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले बुध जो वार होते हैं वो स्टार्ट कर, देखो बुध, ठीक है, एक छोड़ के, गुरु नहीं शुक्र, ठीक है, ये शुक्र, शुक्र के बाद में एक बार छोड़कर आता है शनि, छोड़ के रवि, रवि मतलब कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बाद में सोमवार छोड़ के मंगलवार, ये मंगल, ठीक है, मंगलवार बुधवार छोड़ के गुरुवार मतलब कि बृहस्पति। ठीक है, तो ये जो क्रम है अपने को जो है इस तरीके से अपने याद कर सकते हैं कि जो वार जो होते हैं अपने 7 दिन होते हैं हफ्ते के, उनको अल्टरनेटिव चलाना है और सिर्फ इतना याद करना है कि शुरू कहाँ से करना है, वो बुधवार से करना है। शुरू कहाँ से करना है, तो वो बुध से शुरू करना है। तो ये क्रम है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो है वो यही है। ठीक है, और इसको किस तरीके से याद करेंगे, तो बुधवार से शुरू करना है और एक एक बार छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखो, बुध, गुरु नहीं शुक्र, शुक्र के बाद में शनिवार छोड़ दो, रविवार मतलब कि पृथ्वी, उसके बाद में सोम छोड़ा, उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में एक बुधवार छोड़ के बृहस्पतिवार, ये क्रम है इसका। और बृहस्पति के बाद में क्या आता है, उसके बाद में शुक्र छोड़ा, शनि आ जाएगा, तो ये शनि, उसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये जो है ये एक प्रश्न, या मैं कहूं कि पेपर का एक प्रश्न जो है यहां से आपके पहली लाइन से जो है वो बन गया है। ठीक है, अब देखो, अब अपने क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग ग्रह है या फिर अलग अलग जो भी स्टार्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अपने यहां से करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सूर्य। तो सूर्य सबसे निकटतम है, पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ठीक है, सभी ग्रहों की ऊर्जा व ऊष्मा का स्रोत सूर्य जो है वो ब्रह्मांड में सभी ग्रहों को क्या देता है, एनर्जी देता है, साथ में ही साथ में क्या देता है, ऊष्मा देता है। और ऊष्मा वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो वो है सूर्य। ठीक है, और देखो एक चीज ध्यान रखना कि इससे किसकी श्रेणी में माना गया है, स्टार की श्रेणी में। ठीक है, स्टार में माना गया है सूर्य को। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहां पर ये कुछ इस तरीके से जो है अपना सन होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में देखो अब अपने चलते हैं ग्रहों के ऊपर। ठीक है, सूर्य के बाद में क्या आता है, ग्रह आता है। ठीक है, ग्रह व तारों में अंतर क्या है, देखो तारे जो है वो टिमटिमाते नहीं है, और अपनी जो थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वास्तव में वो टिमटिमाते नहीं है। और दिखाई क्यों देते हैं, क्योंकि धरती से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो अलग अलग परतें होती है, अलग अलग परतों के अंदर क्या होता है, हमने प्रकाश में पढ़ा था ना कि अपवर्तन होने के कारण से वो क्या है, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ में अपवर्तन के अंदर हमने पढ़ा भी था कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वो अपवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो ग्रहों और तारे में सबसे बड़ा अंतर है कि तारे क्या है, टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जिस कक्षा में ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, कक्षक, जिस कक्षा में ग्रह चक्कर लगाते हैं
ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कक्षक। ठीक है, चक्कर के समय सूर्य व ग्रह के बीच में बढ़ने वाली दूरी को परिक्रमण काल में वृद्धि कहते हैं। मतलब जैसे जैसे जो है दूरी बढ़ेगी तो उसका चक्कर में उसको समय अधिक लगेगा, और समय अधिक लगेगा तो उसे क्या कहेंगे परिक्रमण काल में वृद्धि कहेंगे। ग्रह सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जिससे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, एक तो देखो घूर्णन होता है और एक होता है परिक्रमण। अब दोनों के अंदर देखो अंतर कैसे जो है, अपने अगर कंफ्यूजन है तो कैसे दूर कर सकते हैं, परिक्रमण के अंदर और घूर्णन या फिर परिभ्रमण के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम कभी मंदिर के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, इसका मतलब किसी और का चक्कर काटना तो क्या है परिक्रमण, और खुद के अक्ष पर घूमना क्या होता है, वो होता है घूर्णन। ठीक है, अब देखो पृथ्वी सूर्य का उपग्रह कहलाता है। उपग्रह क्यों कहलाता है पृथ्वी, क्योंकि जो जो चक्कर लगाते हैं वो सभी उपग्रह होते हैं। ठीक है, जो जो चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, तो सूर्य लगाता है। ठीक है, तो सूर्य उसका क्या हो गया, वो उपग्रह उसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य का उपग्रह कहलाता है, जो सूर्य की परिक्रमा करती है, क्योंकि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे हम सूर्य उदय होता है कहीं और से, सूर्य अस्त होता है कहीं और से, और अपने को सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चक्कर कौन लगाता है, वास्तव में पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। देखो अगली लाइन आ गई, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह क्यों है उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाता है पृथ्वी के। ठीक है, अब देखो अलग अलग ग्रह, उन अलग अलग ग्रहों के बारे में अपने अब यहाँ से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्रम जो पढ़ा था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले पढ़ा था बुध। ठीक है, बुध के बाद में शुक्र छोड़ के शनि, गुरु छोड़ के शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद में शनि छोड़ के पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद में सोम छोड़ के मंगल। ठीक है, मंगल के बाद में बुध छोड़ के बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में शुक्र छोड़ के शनि। ठीक है, उसके बाद में नेपच्यून है, उसके बाद में यूरेनस है। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने देखते हैं बुध। देखो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो वो है बुध। देखो ग्रह किस तरीके से जो है स्थित रहते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये क्या है, सूर्य। ठीक है, सौर मंडल का सबसे लघुत्तम तारा किसको बोलते हैं, वो कहते हैं बुध को। बुध को सबसे छोटा तारा कहते हैं, क्योंकि बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है, मतलब कि बुध का कोई भी चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका मतलब बुध का कोई भी चक्कर नहीं लगाता है। सूर्य के निकट होने के कारण से यहाँ पर पहुंचना अति कठिन है। देखो अति कठिन क्यों है, रीजन बिहाइंड दिस, कि जो बुध है वो सूर्य के बिल्कुल पास है, तो ये काफी ज्यादा गर्म ग्रह है, लेकिन सबसे अधिक गर्म ग्रह ये नहीं है। ठीक है, अब देखो शुक्र कहां पर आता है, देखो सूर्य के बाद में यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया बुध। बुध के बाद में आ जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगी, नेक्स्ट आएगी पृथ्वी। ठीक है, अब देखो पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। सर्वाधिक चमकीला, अब देखो चमकीला क्यों है, और इसको देखो प्रभात का तारा, हाँ नेक्स्ट लाइन भी लिखी हुई है, प्रभात का तारा कहते हैं। देखो कई बार जो है अखबार में न्यूज आती है, या फिर सुबह के टाइम के अंदर एक तारा दिखाई देता है, जिसे भोर का तारा या प्रभात का तारा कहते हैं। वो कौन होता है, वो शुक्र होता है। और वो क्यों दिखाई देता है, उसका कारण क्या है, देखो दिखाई तो इसलिए देता है क्योंकि पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है, तो कोई जो ग्रह दिखाई देगा उसका नाम क्या होगा, शुक्र होगा। और दूसरा एक यहाँ पर देखो सर्वाधिक चमकीला लिखा गया है, उसका क्या कारण है, उसका कारण ये है कि सूरज के सबसे करीब है, तो वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है ग्रहण करता रहता है, फलस्वरूप सबसे ज्यादा चमकता हुआ जो है दिखाई देता है। वो कौन दिखाई देता है, वो शुक्र हमें दिखाई देता है। देखो बुध और शुक्र ग्रह देखते हैं, ये देखो ये है बुध। ठीक है, अब देखो इसको देखते हुए अपने क्या पता लगा सकते हैं कि ये अधिकांश क्षेत्र में जो है वो ब्लू दिखाई दे रहा है, मतलब जो नीला ग्रह जो है
एक ये भी नीला ग्रह होता है और एक मंगल को भी नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं इसके बाद में, शुक्र के बाद में नेक्स्ट है पृथ्वी। अब पृथ्वी की जो गति होती है वो कैसी गति होती है, वो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर गति। अधिकांश जो भी गतियां पढ़ते हैं अपने इसी तरीके से पढ़ते हैं कि जो गति है वो किस दिशा में है, तो वो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में अधिकांश गतियां होती है। वैसे ही पृथ्वी की गति कैसी, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो उसके ऊपर जीवन संभव है। ठीक है, तो एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। उसके बाद में झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। देखो ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर तिरछी झुकी हुई है। ठीक है, तो उस झुकाव के कारण से पृथ्वी क्या करती है, जो अपना घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है। ठीक है, और फलस्वरूप यहाँ पर क्या है, ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, ठीक है, तो उपग्रह है वो मून है। ठीक है, उसके बाद में देखो मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह देखो हल्का रक्तताप, मतलब इसका कलर दिया गया है कैसा ग्रह, तो ये लाल रंग का होता है। कैसा, लाल रंग। ठीक है, और इसके दो प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, दो प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं, मंगल के हैं। अब देखो एक बार मंगल ग्रह हम देख लेते हैं, जो क्या होता है, लाल रंग का होता है। ये देखो, ये कौन सा ग्रह है, ये है मंगल ग्रह। और इसमें जैसा कि बताया गया था कि इसका रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ये देखो हल्का रक्ताभ, मतलब रक्त जैसा लाल, देखो। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या आता है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ग्रहों के अंदर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो कौन सा ग्रह होगा, कैसे याद रखेंगे, जो नाम सबसे बड़ा है बस वही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, और इतना बड़ा ग्रह है कि ये पृथ्वी से 1300 गुना, और इस ग्रह के ऊपर एक ऐसा खड्डा है जिसके अंदर 2 पृथ्वियां अंदर समा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर, मतलब 2 पृथ्वियां, मतलब 128 किलोमीटर त्रिज्या की अगर कोई पृथ्वी है, मतलब अगर कोई पत्थर है तो उतना बड़ा, तो इसके ऊपर क्या है, गड्ढा है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा ग्रह है। ठीक है, देखो पृथ्वी जैसी 1300 प्रतियां रखी जा सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। ठीक है, और पृथ्वी से 318 गुना भारी है। ठीक है, तो बस याद करने वाली चीज क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह याद कर लो, कौन है, तो बृहस्पति है। ठीक है, और इसकी घूर्णन गति भी अति तीव्र है और अत्यधिक चमकीला है। देखो इन दोनों का कारण बताते हैं। देखो अत्यधिक चमकीला क्यों है, सबसे ज्यादा चमकीला है जो है वो जो है बृहस्पति क्यों है, उसका रीजन देखो क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। जब सूर्य की किरण पड़ेगी तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्व कौन करेगा, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्व करेगा, और जो एब्जॉर्व करेगा वही छोड़ेगा। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होगा, जो है वो बृहस्पति होगा। इसका घूर्णन भी अत्यधिक तीव्र है। ठीक है, ये भी याद रखना है, सर्वाधिक तीव्र। ठीक है, और अत्यधिक चमकीला है। ठीक है, अत्यधिक चमकीला है। उसके बाद में देखो बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है ये कैसा होता है, ये होता है पीले रंग का। ठीक है, वलय के कारण से रमणीय व अद्वितीय ग्रह, ये चीजें जो है याद करनी है। देखो याद क्या करना है, सबसे पहला अगर रक्ताभ ग्रह पूछे, रक्ताभ, ठीक है, तो ये होता है मार्स, मतलब कि मंगल ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, अब देखो उसके बाद में पीला ग्रह पूछ ले तो पीला ग्रह कौन सा होता है, वो होता है शनि ग्रह। ठीक है, वलय वाला ग्रह कौन सा है, तो यही है वलय वाला ग्रह, अत्यधिक रमणीय। ठीक है, और अनोखा ग्रह इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये, पीले रंग का और सबसे कम सघन, सबसे कम सघन। ठीक है, अब देखो पीला ग्रह है शनि। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर शनि। ठीक है, शनि ग्रह है, चलो एक बार है ना इसको एक स्लाइड के बाद में देखते हैं।
ठीक है, उसके बाद में देखो यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब ये देखो, ये है, ये क्या है, ये शनि ग्रह है। ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ये कैसा कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है, साथ ही साथ में इसके अंदर वलयनुमा संरचना पाई जाती है। और एक चीज हमने पढ़ी, अत्यधिक रमणीय है। ठीक है, और उसके बाद में एक चीज हमने पढ़ी कि ये जो है अत्यधिक सघन है। तो चारों लाइनें जो है अपने देखो इसके अंदर देखेंगे, देखो पीला कलर हमको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा कलर है, पीला रंग इसमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में वलयनुमा था। अब देखो इसके बाहर क्या है, एक वलय पाई जाती है जो हम यहाँ पर एकदम साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखो एक चीज बढ़ी थी, ये अत्यधिक सघन होता है। सघन का मतलब क्या होता है कि जिसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि जिसके अणु जो है वो दूर दूर पाए जाते हैं। अब देखो ये चीज जो है, इसके अणु जो है वो दूर दूर पाए जाते हैं, इसमें जो है हल्का दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर देखो हल्के हल्के अणु भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो संरचना है वो क्या होती है, अत्यधिक सघन संरचना इसकी होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है यूरेनस और नेपच्यून। देखो सौर परिवार के सबसे बाह्य ग्रह, मतलब सौर परिवार में ये क्या होता है, सबसे बाह्य मतलब कि दूर पाए जाते हैं, इसके कारण से सबसे दूर वाले ग्रह हैं, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र की भांति भूरे भूरे होते हैं ना, शुक्र की भांति। और इनकी जो गति जो होती है वो कैसी होती है, वो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, मतलब पृथ्वी से उल्टे हैं ये, पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व। और शुक्र की भांति क्या होते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखो भूरे रंग के, ये है शुक्र। शुक्र की भांति कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। तो ये कलर इसका देखो हल्का भूरा कलर जो है इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ ग्रह, सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह है ये, अपने अक्ष पर जो है वो झुका हुआ रहता है। इस कारण लुढ़कता सा प्रतीत होता है, इस कारण लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ठीक है, प्रथम चार अत्यधिक आंतरिक, देखो ये जो है बाह्य ग्रह, प्रथम चार थे वो आंतरिक ग्रह थे। ठीक है, अब ये जो है ये बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। देखो नजदीक अन्य बाह्य ग्रह की तुलना में, मतलब दूसरे जो बाह्य ग्रह है उनकी तुलना में ये नजदीक होता है। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, लुढ़कता हुआ प्रतीत होने वाला, हुआ प्रतीत होने वाला वाला ग्रह। ठीक है, और इसका घूर्णन कैसा है, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा के अंदर इसका घूर्णन होता है। देखो लुढ़कता हुआ इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये अपने अक्ष पर झुके हुए रहने के कारण से इस ग्रह को क्या बोला जाता है, ये लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये जो है अपना नेपच्यून है, और ये है जो, ये है यूरेनस। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद में देखो ये सभी ग्रह थे। अब ग्रहों के बाद में कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ तारे होते हैं, जिनके बारे में प्रश्न जो है कई बार बन जाते हैं। तो वो प्रश्न भी यहां से हम देखेंगे। ठीक है, देखो सौर परिवार की कुछ अन्य सदस्य, देखो क्षुद्र ग्रह। अब ये याद रखना है, एक प्रश्न है, एक ही लाइन बनती है और एक ही प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बड़ा अंतराल है जिसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति। तो हम वार से याद कर लेंगे, देखो मंगलवार और बृहस्पति मतलब कि गुरुवार, दोनों के बीच में क्या आता है, बुधवार आता है। ठीक है, अब बुधवार को एक बार भूल जाना और याद कर लेना कि इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और गुरु के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन्हें बड़े दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। इन्हें जो है, जो लेंस वगैरह होते हैं या दूरबीन जो होती है, उनसे जो है वो इनको देखा जा सकता है। उसके बाद में देखो स्टार्स मतलब कि तारे। देखो तारों में ही
ब्रह्मांड अत्यधिक भरा हुआ है, ठीक है। 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन और नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। मतलब ये जो है बताया गया है कि ब्रह्मांड किन गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो 70% वहां क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, 28% हीलियम पाई जाती है। इसका मतलब कि पृथ्वी के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर हीलियम वगैरह अपने को जो है बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन 28% जो है वो ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है। 1.5% कार्बन, लेकिन अपनी पूरी पृथ्वी कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है जिसका जीवन काल कितना है, यहाँ पर पावर्स के अंदर कुछ है, ठीक है, जिसका जीवन काल क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई जो है एक डिजिट जो है यहाँ पर गायब है। देखो तारा जितना चमकदार होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। देखो कम क्यों होगा, इसका रीजन जानते हैं। देखो तारा चमकदार है, इसका मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो गतिज ऊर्जा के अंदर है, वो टूटने की क्षमता रखते हैं। तो टूटता जाएगा तो लास्ट में तारा जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा चमकदार होगा उतना ही जीवन काल कम होगा। अब देखो उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह का पथ जो है वो कैसा होता है, वो अंडाकार होता है। और ये क्या होते हैं, वो ग्रहों से छोटे होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, देखो उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगाने वाले, जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है, ठीक है। और उप का मतलब ही क्या होता है, छोटा। जैसे टीम के अंदर होता है कप्तान और उप कप्तान, मतलब कि एक बड़ा कैप्टन है और एक उससे छोटा वाला जो है वो उप कप्तान। तो ग्रह का उपग्रह हुआ मतलब कि जो ग्रहों से छोटे होते हैं। उपग्रह ग्रह व सूर्य दोनों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की भी परिक्रमा करेंगे, साथ ही साथ में जो है अपने जो मेन ग्रह हैं उनकी भी परिक्रमा करेंगे। ऐसे ग्रह जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं 10, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक थोड़ी एक लाइन जो है यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। 4 उपग्रह बृहस्पति के और शनि के का एक, ये याद कर लेना कि बृहस्पति के कितने हैं, तो 4 उपग्रह चक्कर लगाते हैं, और शनि का कितने उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो एक उपग्रह जो है वो चक्कर लगाता है। अरुण के 4 और वरुण के 1, मतलब यूरेनस और नेपच्यून की बात की जा रही है। तो वरुण का कितना 1 और अरुण के कितने, तो 4 उपग्रह। अब देखो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो यहां पर देखो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो ये देखो आर्यभट्ट है। क्या है, क्या नाम है इसका, आर्यभट्ट। और इसका प्रेक्षण कब किया गया था, 1975 के अंदर जो है इसको प्रेक्षित किया गया था। अब देखो ये जो उपग्रह जो हमने प्रेक्षण किया था वो कहाँ से किया था, तो वो किया था रूस से किया था, ठीक है। लेकिन था किसका, भारत का। तो भारतीय उपग्रह कौन से हैं, देखो भारतीय उपग्रह है इनसेंट, IRS, कल्पना 1 और इड्यूसैट। जैसे इड्यूसैट है तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अब क्यों कृत्रिम उपग्रहों को प्रेक्षित करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किया जाता है, तो अब ये जानते हैं। देखो मौसम की भविष्यवाणी में उपयोगी, रेडियो व टेलीविजन का प्रेक्षण में भी ये क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। इसलिए क्या है, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक हेली नाम का एक तारा होता है, वो कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार अक्ष के अंदर जो रहता है, और इसको कहते हैं पुच्छल तारा। तो पूछ लिया जाता है पेपर में कि पुच्छल तारा किसे कहा जाता है, तो नाम याद रखना है हेली। ठीक है। क्षुद्र ग्रह, देखो ग्रहों से टूटे हुए अंश को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। प्रथम क्षुद्र ग्रह कौन सा, तो अवांतर ग्रह जो है प्रथम क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। अवांतर के बाद में देखो अन्य ग्रहों के नाम, जैसे प्लास, जूनो और वेस्टा। अब याद क्या करना है, याद देखो एक ये लाइन करनी है कि हेली जो है क्या है, ये पुच्छल तारा है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रहों के टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। प्रथम क्षुद्र ग्रह कौन सा था, तो ये याद रखना है, अवांतर ग्रह जो है वो प्रथम क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।
देखो पुच्छल तारा है, हेली कैसे याद करेंगे? हेली मतलब किसी को हेला देना, मतलब किसी को बुलाना, ठीक है। तो पुच्छल किसी को पूछना, कुछ पूछने के लिए क्या दिया होगा? हेला दिया होगा। तो हेली जो है क्या है? एक पुच्छल तारा है, ठीक है। उसके बाद में देखो चंद्रमा। देखो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। हमने पीछे पढ़ा कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। देखो 3,84,000 किलोमीटर, ये क्या है? ये इतनी इसकी दूरी है। औसत दूरी कितनी है? 3,84,000, ठीक है। अब देखो इसका व्यास कितना है? इसका व्यास है 3476 किलोमीटर। कितना है? 3476। देखो ये तो अपने को याद करना है, ठीक है, और ये जो है याद करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का 1/8वां भाग, ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर दिन में पूरा करता है, ठीक है। सूर्य क्या मून जो है, चंद्रमा क्या करता है? एक चक्कर जो है पूरे दिन के अंदर पूरा करता है। और चंद्रमा पर कोई कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है, मतलब वायुमंडल उपस्थित नहीं है। धरातल पर क्या है? देखो मैदान है, चट्टाने हैं, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति, ये याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम यात्री, ठीक है। उसके बाद में देखो कौन से यान में गए थे? तो देखो ल्यूनिक, अपोलो सेकंड योजना, ठीक है, या फिर प्रथम मानव व अंतरिक्ष यान डुगेर द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो गए थे। निहारिकाएं, इनकी आकृति कैसी होती है? तो इनकी आकृति होती है सर्पिलाकार, ठीक है। सर्पिलाकार देखो इस तरीके से। निहारिकाएं जो होती है, मतलब कि आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे आकृति में होती है? वो होती है सर्पिलाकार में। अब देखो यहाँ पर है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या होता है? असंख्य तारों का पुंज जो कहा जाता है, वो आकाश गंगा को बोला जाता है, ठीक है। इसे भारत में आकाश गंगा कहा जाता है, यूरोप में मिल्की वे बोला जाता है। देखो मिल्की, ठीक है। तो आकाश गंगा का इंग्लिश नेम जो होता है वो क्या होता है? वो मिल्की वे बोला जाता है। तो यूरोप के अंदर इसको मिल्की बोला जाता है, और भारत में इसको आकाश गंगा बोला जाता है। यूनान में इसको गैलेक्सी बोला जाता है। देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? तो यम जो है सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? यम। उसके बाद में देखो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले सूर्य था, उसके बाद बुध था, उसके बाद शुक्र था, उसके बाद में पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? सबसे निकट है शुक्र। और सबसे चमकीला कौन सा है? तो सबसे चमकीला भी जो है वो शुक्र है, क्योंकि बृहस्पति के बाद में बड़े ग्रहों के अंदर नाम आता है तो वो किसका आता है? शुक्र का आता है। तो शुक्र का सरफेस एरिया अधिक है, अधिक होने के कारण से सबसे ज्यादा चमकीला जो है वो कौन सा हो जाएगा? वो शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तारा पूछा जाए तो तारे में सबसे ज्यादा चमकीला साइरस। देखो ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा चमकीला है शुक्र, और तारों के अंदर सबसे ज्यादा चमकीला है साइरस। तो देखो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? देखो देखो सह से शुक्र है, सह से ही साइरस है, और दोनों ही क्या है? दोनों ही सबसे ज्यादा चमकीले। तो जैसे ही चमकीला दिमाग में आए तो सबसे पहले अपने को क्या याद आएगा? शुक्र याद आएगा। शुक्र से और कुछ याद आए या ना आए, पर सह जरूर याद आ जाएगा कि सह से कुछ पढ़ा था जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा था। सह से साइरस याद रखना है। साइरस जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला तारा, बिना उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक है। अब देखो ये अपने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि सबसे पहले बुध आता है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में क्या आता है? शुक्र आता है, इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में पृथ्वी आता है,
ठीक है। उसके बाद में क्या आती है, पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम क्या है, शुक्र है। सबसे ज्यादा चमकीला क्या है, शुक्र है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो सह याद आएगा, मतलब कि साइरस है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति है। सबसे छोटे की अगर बात करें तो यम है। ठीक है। उसके बाद में देखो, बिना उपग्रह वाला ग्रह है, एक तो बुध हो गया और एक शुक्र हो गया। और इनकी गति कैसी होती है, शुक्र की जो गति है वो कैसी है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, मतलब पृथ्वी से जस्ट ऑपोजिट है, पूर्व से पश्चिम है। यूरेनस भी एक चमकीला उपग्रह है। ठीक है। देखो शनि के कितने उपग्रह है, तो शनि के टोटल मिलाकर 21 उपग्रह है। ठीक है। देखो यूरेनस जो है, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो यूरेनस के हैं। शनि के 21 हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो 16 उपग्रह हैं। और यूरेनस क्या है, सर्वाधिक उपग्रह। तो प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वाला ग्रह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरेनस। ठीक है। और पूछ लिया जाए शनि की कितनी है, तो शनि के 21 उपग्रह है। बृहस्पति के कितने, बृहस्पति के 16 है। जैसे अपने चढ़ाते हैं ना, शनिवार को क्या करते हैं, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये देखो शनि से कितना, 21। ठीक है। और बृहस्पति के कितने, बृहस्पति देखो, बृहस्पति के हैं 16। ठीक है। उसके बाद में देखो, लाल उपग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। देखो लाल उपग्रह मंगल को कहा जाता है। मार्स, ये देखो हमने पढ़ा भी था कि ये क्या था, मार्स को बोला गया था रक्ताभ। ठीक है, रक्ताभ। तो देखो लाल उपग्रह मंगल। और ये लाल क्यों है, उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें फेरस Fe की मात्रा होती है। Fe की मात्रा होने के कारण से ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तारों की ऊर्जा किस रूप में होती है, तो नाभिकीय संलयन। देखो एक होता है नाभिकीय विखंडन की टूटना, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो तारों की ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय संलयन के अंदर होती है। जनरली क्या देखा जाता है कि जो नाभिकीय विखंडन जो है ऑप्शन में देते हैं, तो उत्तर ज्यादातर नाभिकीय विखंडन कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई अणु मॉलिक्यूल टूटता रहता है, तो अपने नाभिकीय विखंडन मानते हैं इसको। लेकिन वास्तव में तारों की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के रूप में होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो भी नाभिकीय संलयन के रूप में होती है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य से सबसे दूर क्या है, प्लूटो, मतलब कि नेपच्यून। पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य का एक चक्कर एक दिन में, ठीक है। और पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का जो है एक चक्कर लगाया जाता है। प्रकाश को पृथ्वी के, देखो प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितने सेकंड लगते हैं, तो 500 सेकंड का समय, या फिर कहते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय जो है वो लगता है। देखो 8 मिनट का समय लगता है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक, मतलब चंद्रमा जो है देखो सबसे ऊपर सूर्य के बाद में चंद्रमा, फिर आता है पृथ्वी के ऊपर। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक तो 8 मिनट में पहुंचता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगने वाला समय। तो देखो ऑप्शन वही 8 मिनट और 1.25 सेकंड। तो कितना समय लगता है, 1.25 सेकंड जो है समय लगता है। यूरेनस का जो परिभ्रमण काल है, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो कितने वर्षों में, 84 वर्ष के अंदर एक चक्कर जो है वो पूरा करता है। तो यूरेनस कितने समय लेता है, 84 वर्ष। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम जो था वो रूस था। देखो उपग्रह छोड़ने के अंदर और स्पेस से संबंधित काम के अंदर जो है वो रूस का और अमेरिका का आपस में कंपटीशन रहता है। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान की, तो उसके अंदर जो काम पहले रूस ने किया, बाद में वो अमेरिका ने, वो फिर रूस ने, फिर वो अमेरिका, ऐसे अल्टरनेटिव जो है वो चलते रहते हैं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर प्रथम आदमी भेजा, तो किसने भेजा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा। रूस का अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति,
कौन है? एलेक्सी। ठीक है, तो रूस का जो है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है एलेक्सी। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट है भारत में उपग्रह प्रेक्षण केंद्र। मतलब प्रेक्षण केंद्र मतलब क्या होता है कि जिसकी सहायता से उपग्रह जो है वो प्रेक्षित किया जाता है। ठीक है, तो वो कहां पर है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहां पर है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो भारत से गया था अंतरिक्ष के अंदर तो वो है राकेश शर्मा। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर के अंदर। ठीक है, और उपग्रह प्रेक्षण केंद्र कहां पर है? तो वो है अपना आंध्र प्रदेश हरिकोटा के अंदर। प्रथम संचार उपग्रह महाराष्ट्र से प्रेक्षित और आरवी जिसका नाम है। ठीक है, देखो अंतरिक्ष यान में यान को धीरे करने के लिए पश्च रॉकेट काम में आते हैं। ठीक है, तो पश्च रॉकेट जो है वो किस काम में आते हैं? वो अंतरिक्ष यान को धीरे करने काम आते हैं। देखो भारत का प्रथम उपग्रह रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रेक्षित किया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आर्यभट्ट नाम से जो उपग्रह है वो प्रेक्षित किया गया भारत के द्वारा, लेकिन भारत के उपग्रह प्रेक्षण केंद्र से प्रेक्षित नहीं किया गया था। तो वो कहां से किया गया था? वो रूस के कॉस्मोड्रोम से जो है प्रेक्षित किया गया था। भूस्थायी कक्ष के लिए आवश्यक वेग कितना है? तो 35,880 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि जो भूस्थायी उपग्रह को अगर जो है वहां पर फिक्स करने के लिए आवश्यक जो है उसकी वेलोसिटी मतलब कि वेग जो है 35,800 किलोमीटर 880 किलोमीटर होना आवश्यक है। इनसेंट 1B इंडोनेशिया के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इनसेंट 1B कहां पर दिखाई देता है? तो इंडोनेशिया के ऊपर दिखाई देता है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। और कब प्रेक्षित किया गया? तो 18 अप्रैल 1975 में ये प्रेक्षित किया गया। उसके बाद में देखो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। ये है केरल के अंदर। कहां पर है? तो ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देखो इसरो कहां पर है? बेंगलोर के अंदर। और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मतलब कि इसरो के बारे में बात की जा रही है, ये कहां पर है? बेंगलोर के अंदर स्थित है। पृथ्वी की तिर्जियां देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई 6400 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी की तिर्जियां है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पृथ्वी का भार कितना है? तो 6 × 10 की पावर 24, 6 × 10 की पावर 24। उसके बाद में शार केंद्र SHER शार केंद्र कहां पर है? ये भी हरिहर कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, देखो प्रेक्षण केंद्र भारत के अंदर कहां पर है? तो वो भी हरिहर कोटा के अंदर है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मतलब जहां पर प्रयोग अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं वो कहां पर है? वो है अहमदाबाद के अंदर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत मतलब कि जो ब्लैक होल थ्योरी जो है, ब्लैक होल थ्योरी किसने दी? तो एस चंद्रशेखरन ने दी। एस चंद्रशेखर ने क्या दी? ब्लैक होल थ्योरी। उसके बाद में देखो लाल दानव किसे कहते हैं? तारे के जीवन काल की अंतिम दशा को क्या वो कहते हैं? लाल दानव कहा जाता है। क्योंकि ये फैक्ट वाले पॉइंट है, इनके अंदर जो है वो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो अपने को डायरेक्ट खुद ही याद करने पड़ेंगे। आकाशीय गंगा का एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगता है? 1 वर्ष का। किसका चक्कर? तो आकाश गंगा का। ठीक है, तो ये जो है ये अपने जो है वो क्वेश्चन थे सौरमंडल से रिलेटेड। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो इसके अंदर जो सौरमंडल का कवर करने की कोशिश की गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।